नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी, आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का पहला लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। क्योंकि अगर हमें किसी भी राज्य के बारे में पढ़ना होता है या किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ना होता है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका जो भौगोलिक है, उसका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो हमारे माइंड में होना चाहिए। इसी के चलते हुए मैंने कल वाली वीडियो में आपको उत्तराखंड का मैप भी दिखाया था, जो कि एक पॉलिटिकल मैप था, जिसमें अलग अलग जो ज़िले थे वो भी मैंने आपको अच्छे से बताए थे। मेरा आपको मैप दिखाने का मोटिव यही था ताकि आपके माइंड में एक छवि बन जाए, मतलब एक माइंड मेकअप हो जाए कि हाँ, ऐसा दिखता है उत्तराखंड। अगर हम ऐसे मैपिंग से किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमें ज़्यादा बेहतर याद होती है, क्योंकि हमारे माइंड में एक रूपरेखा बन जाती है। ठीक है, तो उसी के चलते हुए मैंने आपको वो मैप दिखाया था। तो देखो दोस्तों, उत्तराखंड, यदि हमें उत्तराखंड के हम एग्ज़ाम देते हैं तो उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा, हमारे जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो कि हमारे एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो उसी को देखते हुए आज हम उत्तराखंड का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर दिखा दिया था, क्योंकि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक सीक्वेंस रहेगा कि हाँ, हमें इस चीज़ के बाद ये वाली चीज़ पढ़नी है, इसके बाद हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपका एक माइंड मेकअप होगा। उससे क्या होता है, अगर आप हो सके तो साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चले। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार। उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार क्या है, वो कैसा दिखता है, कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, सबसे पहले हम उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार थोड़ी यूनिक तरीके में पढ़ेंगे। यूनिक का मतलब होता है, सबसे पहले हम एक नज़र में सारी चीज़ें उत्तराखंड के बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम पूरा विस्तृत रूप से पूरा एक एक चीज़ पूरे डीपली पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सभी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में रखी हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक नज़र में उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गैरसैंण, जो अभी हाल ही में बनी है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जो इसकी लंबाई है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 385 किलोमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वो उत्तर से दक्षिण तक 320 किलोमीटर है। भौगोलिक जो सीमाएं लगती हैं कि इसकी सीमाएं कौन कौन से राष्ट्र या राज्य से लगती हैं, तो इसका जो राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो भारत के उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो नेपाल और चीन से लगती है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड में कुल 13 जनपद हैं। इसमें 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। इसे 2 मंडल में विभाजित किया गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। इसकी जो तहसील है वो 109 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड 18वां बड़ा राज्य है। तो ऐसे ही जो उत्तराखंड है वो 18वें नंबर पे आता है, 18th रैंक पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड 20 रैंक पे आता है। जो उत्तराखंड है उसमें जो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो ये 20th रैंक अपनी कवर करता है। सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो चमोली है। ये 8030 वर्ग किलोमीटर है।
जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चंपावत है, ये 1766 वर्ग किलोमीटर है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये मैंने एक भौगोलिक विस्तार को एक पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखा है। तो चलिए अब देखते हैं इसका विस्तृत रूप। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के 86% पहाड़ तथा 65% भाग जंगल पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 86% भाग ऐसा है जहाँ पर पहाड़ हैं और 65% ऐसा है जहाँ जंगल है। मतलब यहाँ पर पेड़ों की कमी नहीं है। 65% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ जंगल होंगे तो वहाँ पेड़ भी होंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। उत्तराखंड भारत का 10वां हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य का मैं आपको एक क्रम बता देती हूँ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो असम अकेला हिमालय राज्य था, पहला हिमालयी राज्य था, फिर जम्मू कश्मीर बना, ऐसे ही बनते गए और जो उत्तराखंड है वो 11वें नंबर पे आया था। लेकिन बीच में क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर है उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे जो उत्तराखंड है वो 10वां हिमालय राज्य बन गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है और आपको इस तरीके से बताया है। उत्तराखंड का ग्लोब पर विस्तार देखें। ग्लोब से आप परिचित होंगे, एक पृथ्वीनुमा संरचना होती है जिसमें अगर हम उसका विस्तार देखें कि वो कहाँ स्थित है, तो वो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो अक्षांश ऐसे होते हैं और देशांतर ऐसे होते हैं। तो जो अक्षांश है ये नॉर्थ लैटिट्यूड 2843 से 3127 तक स्थित है अक्षांश, और पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड 7734 से 8102 पर स्थित है। तो ये चीज़ आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी। आप इसे मैपिंग करके याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये आप उत्तराखंड का मैप देख लीजिए, मैंने ये आपको कल भी समझाया था। इसके जो 13 जिले हैं, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत। देखिए तिब्बत, नेपाल, चीन की सीमा यहाँ से लगती है, वो मैंने शो नहीं किया है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये चीज़ आप देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। अब देखिए उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला क्या है, तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है। ये आप देख सकते हैं, पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है। और जब सबसे पश्चिमी देहरादून हो गया, और सबसे उत्तरी उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा इसका चारों साइड का। देखिए दोस्तों, अब राज्य के 4 जिले जिनकी सीमा किसी राज्य से व देश से नहीं लगती है, जो अंदर ही अंदर हैं उत्तराखंड के, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी। ठीक है, तो इसलिए ही मैं कह रही हूँ कि आपके माइंड में अगर आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड का पूरा मैप आ जाना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ है, जिसकी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपका एक नज़र में हमने उत्तराखंड कवर किया है। अब देखते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो देखिए जो हमारी धरती है वो विभिन्न रूपों में है। विभिन्न रूप का मतलब कहीं पहाड़, कहीं नदियाँ, कहीं मैदान, कहीं पठार। ठीक है, तो उसी के आधार पर उत्तराखंड में जितनी संरचनाएं पाई जाती हैं, हमने इसे 8 भागों में बांटा है। धरातलीय जो धरा होती है, भूमि होती है, उसकी विभिन्नता के आधार पर हमने उत्तराखंड को 8 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले जो हमारा भाग आता है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का अर्थ है के पार। के पार का मतलब दूसरी ओर। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो महान हिमालय है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, वो उसके उत्तर में स्थित है। मतलब ऐसे ट्रांस हिमालय होगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, महान हिमालय आ जाएगा।
यहाँ की पर्वत श्रेणियों को जैस्कर श्रेणी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे आपने ट्रांस हिमालय बना लिया, यहाँ पे लिख लीजिए जैस्कर श्रेणी। आपको ऐसे याद रहेगा कि ट्रांस हिमालय के अंदर क्या है, जैस्कर श्रेणी है, जिसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर की है। इसकी ऊंचाई 250 से 350 मीटर है। यहाँ के प्रमुख दर्रे, अब सबसे पहले दर्रे की बात आई है तो दर्रे के बारे में समझ ले। दर्रा क्या होता है, किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर, किसी भी पहाड़ियों के बीच में आवागमन, आवागमन का मतलब आने जाने का जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो दर्रे हैं जो वो जेलखना, माणा, नीति, चोड़होती, दमजम, शलशला, किंगरी बिंगरी और दारमा आदि ये प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद आता है बृहदत हिमालय और उच्च या महान हिमालय क्षेत्र। ठीक है, पहला हमने ट्रांस पढ़ा, उसके बाद ये भाई ट्रांस हो गया हमारा, इसके बाद आ गया बृहदत हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के कैसे हो गया, ये दक्षिण में हो गया। यह हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है, मतलब यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका ही रहता है। इसका जो विस्तार है वो हमारा उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यहाँ के जो पर्वत हैं उसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। नंदा देवी पश्चिमी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा और बद्रीनाथ, ये इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंदा देवी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है या किस भाग में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब नंदा देवी की बात आई है तो नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई 7817 मीटर है। यह हिमालय की दूसरी, मतलब पूरे हिमालय की दूसरी तथा भारत की तीसरी ऊंची चोटी है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ विभिन्न ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ की ऐसे ग्लेशियर बने रहते हैं, जिससे क्या होता है, बर्फ़ के एक गोले टाइप में होते हैं और ये पिघलते रहते हैं, जिससे क्या होता है, पानी बहता रहता है और नदियों का निर्माण होता है। जिन नदियों का निर्माण होता है, जैसे गंगा, जिसे सदा नीरा कहा जाता है, सदा नीरा का मतलब हमेशा बहने वाली नदियाँ, तो ग्लेशियर सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी यहीं स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस, रूपांतरित अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये वाला टर्म कई बार पूछा जाता है कि जो हमारा बृहदत हिमालय है यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो जो अवसादी चट्टानों यहाँ टर्म आया है, अवसादी का कई लोगों को पता होगा तथा कईयों को नहीं पता होगा। मैं आपको बता देती हूँ, जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो परतदार चट्टानें होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक परत जम जाना। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। जो वनस्पति होती है जो दब जाती है या कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, वो दब जाता है, तो उसके जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लोहयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये परतदार चट्टानें होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है। इस क्षेत्र के मूल निवासी भोटिया होते हैं तथा उनकी उपजाति जाड़, मालछा, तोचला, शोक निवास करती है। यहाँ पर ये वाली जातियाँ निवास करती है। आपसे पूछा जा सकता है भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती है। वैसे जब हम जनजाति पढ़ेंगे तो हम हर एक के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप यहीं याद रख लेते हैं तो आपको आगे रिवीजन करना पड़ेगा, आपकी एक चीज़ पक्की तैयार होती चलेगी। इसके बाद इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन ऋतु को रूडी या खरसाव कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है रूडी या खरसाव क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रीष्मकालीन ऋतु है। ठीक है, या कहाँ की है, तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। वर्षा ऋतु को चौमासा या बसगाल भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ चीड़, साल, सागौन के वन पाए जाते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए मध्य हिमालय या यगु हिमालय क्षेत्र,
जो लघु हिमालय क्षेत्र है, पहला हमने ट्रांस, फिर वो पढ़ा वृहद हिमालय, इसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय। तो देखिए सीक्वेंस में चल रहे हैं। आंशिक रूप से बर्फ से ढका रहता है, मतलब इतनी बर्फ नहीं होती है लेकिन आंशिक, कुछ अंश इसका बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसे हिम का आंचल या हिमालय कहा जाता है। यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो हमने वृहद हिमालय पढ़ा इसके दक्षिण में स्थित है। 9 जिलों में फैला हुआ है। वो 9 जिले कौन से हैं? नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत, यहाँ ये फैला हुआ है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में वलित पर्वत पाए जाते हैं, जो कि कायांतरित चट्टानों का रूप है। अब देखिए कायांतरित टर्म आई है, तो कायांतरित का मीनिंग क्या है? तो कायांतरित होती है वो चट्टान दोस्तों जो ताप और दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण जो बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टानें कहती हैं। किसी भी चीज़ पर दाब पड़ता जाए वो और मजबूत होती जाएगी और अलग अलग चट्टानों में परिवर्तित होती रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? कायांतरित चट्टानें कहते हैं। यहाँ जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नेसाइट पाए जाते हैं। जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं हिमालयी क्षेत्र की, वो सरयू, अलकनंदा, पश्चिमी रामगंगा और नयार हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इस क्षेत्र की नदी घाटी ज्वार और चूआ के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अत्यधिक ज्वार और चूआ यहीं पर आते हैं। यहाँ की प्रमुख झीलें भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, पूना ताल और नैनीताल और सारखिया ताल स्थित हैं। तो ये झील आप ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप एक मैप बनाइएगा जिसमें तीनों पर्वत बना लीजिएगा जो अब तक हमने पढ़े हैं। यहाँ पे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो लिखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो लिखिएगा, और जो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। देखिए लिख मैं भी सकती थी, लेकिन क्या होगा कि मुझे तो आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ाना है और आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, तो इसी को देखते हुए आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। मैंने इन्हें ऐसे ही याद किया है, आप भी इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। अब देखिए जो प्रमुख पठार थे। अब आप सोचेंगे कि पठार मैंने ऐसे ऐसे क्यों लिखे हैं, तो दोस्तों पठार होते ही ऐसे हैं। देखिए पर्वत कैसे होते हैं, जिसके ऊपर नुकीला पार्ट पाया जाता है। पठार ऊपर से थोड़े समतल होते हैं, ऐसे ही होते हैं जैसे मैंने बनाया है। तो प्रमुख पठार कौन से थे? देवगन, मसूरी, रानीखेत, बिनसर, सुरकुंडा, दूधातोली, लोखड़ी डिब्बा और लाल डिब्बा, ये प्रमुख पठार हैं। और जो दूधातोली है इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। पामीर अब टर्म आया है, तो पामीर क्या है? ऊंचाई पर स्थित जो समतल क्षेत्र होता है। मतलब मान लीजिए सामान्य, मैं दोबारा रफ करके बना देती हूँ, ये समतल हमारी जो क्षेत्र है इससे ऊंचा उठा हुआ ये क्षेत्र है, और ये समतल जो क्षेत्र है जहाँ पर निवास कर सकते हैं कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है, उसे पामीर कहते हैं। तो उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलती है। यहाँ नदियों का संगम भी होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नदियों का संगम कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मध्य और लघु हिमालय क्षेत्र में नदियों का अत्यधिक संगम होता है। कौन कौन सी नदियों का होता है? पश्चिमी रामगंगा, आरागाड़ और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, यहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दून या द्वार क्षेत्र। अब देखते हैं दून या द्वार क्षेत्र के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये तो हमें पता चल ही गया क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी उत्तराखंड में इसे दून, जो पश्चिमी उत्तराखंड है हमारा, उसमें इसे दून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र ही ऐसे स्थित हैं, कोटा दून, पाटली दून, हरकी दून, देहरादून। इसके बाद जो पूर्वी उत्तराखंड है वहाँ पर इसे द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हरिद्वार, कोटद्वार, तो यहाँ पे द्वार आ रहा है इसके टर्म में, तो इसलिए इसे द्वार कह दिया। तो इतना मुश्किल नहीं है याद करना, अगर लिंक करके याद करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ के जो प्रमुख वन थे, कौन कौन से वन हैं? तो चीड़, देवदार, ओक, शीशम, सेमल,
सौल और आंचल यहाँ के प्रमुख वन थे। जो यहाँ के खनिज हैं, यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अत्यधिक मात्रा में चूना पत्थर यहाँ से हमें प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ आसन और सुसवा हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं ये। इसके बाद आता है शिवालिक क्षेत्र या ब्रह्म हिमालय। शिवालिक मतलब अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? शिव आल्य। जो शिवजी जहाँ निवास करते हैं उनके रहने का स्थान शिवालय, तो इसलिए इसे क्या नाम दे दिया? शिवालय। इस पर्वत श्रेणी को मैनाक श्रेणी या हिमालय का गिरिपद भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इसका विस्तार है वो 7 जिलों में है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत तक यह फैला हुआ है। आप मैप में अगर इसे अच्छे तरीके से फिल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके जो प्रमुख वन हैं वो देवदार, बेत, बुरांस, चीड़, शीशम, सेलम, बांस, साल और सागौन है। इतना पूछा नहीं जाता है प्रमुख वनों से, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट टर्म है जैसे सोगान कहाँ पाया जाता है, शीशम कहाँ पाया जाता है, बेंत कहाँ पाया जाता है, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये पूछी जा सकती हैं। जो यहाँ पर खनिज होता है वो चूना पत्थर, फास्फेरस, जिस्पम और संगमरमर होता है। जीवाश्म भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जीवों का जो अंश होता है दोस्तों उसे हम जीवाश्म कहते हैं, और जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है अगर हम कोई भी खेती करते हैं। इसके बाद आता है बाबर क्षेत्र। बाबर क्षेत्र क्या है? शिवालिक जो श्रेणी पड़ी है उसके दक्षिण का मैदानी क्षेत्र, यहाँ से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। यह भाग नदियों द्वारा लाए जाने के कारण कंकड़, पत्थर, बालू आदि से निर्मित होता है। जो ऊपर से नदियाँ बहकर आ रही हैं तो जब वो उनके भाई नदियाँ कैसे बहेंगी? ऐसे बह रही हैं। जब वो समतल क्षेत्र में आएंगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर इतने नहीं ले जा सकती, लेकिन अगर ऊंचाई से गिर रही हैं तो कंकड़ पत्थर ले जाएगी। तो इसी तरह जो महीम कण लाई, बारीक बालू मिट्टी लाई, वो सारी यहाँ जमा होती चली गई। तो इसलिए क्या क्षेत्र कहलाया है? ये प्लेन क्षेत्र कहलाया यह क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर पातालकोट कुएं भी पाए जाते हैं। जो यहाँ की फसलें हैं वो धान, गन्ना, गेहूँ और आलू अत्यधिक मात्रा में होती है, क्योंकि इन चीज़ों को उगाने के लिए अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है और यहाँ पर नदियाँ पानी की कमी पूरी कर ही देती हैं। तो अत्यधिक अच्छी फसलें होती हैं। जो यहाँ की प्रमुख स्थल हैं वो रुद्रपुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर और खटीमा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो हरिद्वार या गंगा का मैदानी भूभाग है। जो हरिद्वार क्षेत्र है और जो मैदानी भूभाग है समतल, वो आता है। यहाँ महीम बालू से निर्मित है। यहाँ की प्रमुख फसल गन्ना, गेहूँ और धान है। वही पानी वाला जो टर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। पुरानी जलोढ़ जो मृदा है उसे बांगर कहा जाता है। जो नई जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो खादर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, अत्यधिक मात्रा में गन्ना उगाया जाता है, क्योंकि गन्ना और धान ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको उगाने के लिए सर्वाधिक पानी की ज़रूरत होती है, और मोस्टली इन्हीं क्षेत्रों पे मोस्टली बाढ़ आती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया है ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। आप प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए हैं वो उठा के देख सकते हैं। मैंने उन एग्ज़ाम का सोर्स लेकर ही इस वीडियो को तैयार किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर या एक आपको प्रश्न उत्तरी हिंदी टर्म में कहूँ तो अगर आपको चाहिए तो मैं भी वो भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। तो एक लेक्चर इसके क्वेश्चन आंसर जो हमने लेक्चर आज पढ़ा है इससे संबंधित जो जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उस पर हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको अगला लेक्चर प्रोवाइड करा दूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बस मुझे आपको इतना ही सपोर्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।